हमने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। पीटीआई की अपनी जमात कुछ और कह रही है, स्पीकर कुछ और कह रहे हैं। 40 बंदे गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। ज़ियाउल हक में 40-40 हज़ार लोगों की लिस्टें होती थी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीओ सानिया साहिवाल की तफ्तीश पर आगाज से ही शक व शुबात की धुंध छाई रही। सीटीडी के बदलते मौक़िफ़ों या आला हुकूमती ओहदेदारों के मुतज़ाद बयानात, सब ने मामले को मशकूक बनाए रखा। 16 अफसर एकदम सीटीडी के पकड़े गए। मॉडल टाउन के कितने आपने पकड़े, कितनों को सजा दी? सीटीडी के जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे वो कस्टडी में है, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, लेकिन ये कि कस्टडी में है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, बात यही नहीं ख़त्म होती। आगे जाके हमने देखा कि सानिया साहिवाल की 3 मुख्तलिफ FIRs भी जो हैं वो मंजर आम पर आईं। तीनों FIRs मुख्तलिफ डेट्स में दर्ज हुई। FIRs में मकतूलीन की गाड़ी का नंबर जो है वो भी मुख्तलिफ था। और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया कि LER सीरीज़ जो था वो पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करने के बाद पता चला कि ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादातर नंबर जो है ये मोटरसाइकिल्स के हैं। हुकूमत ने सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए JIT फिर तश्कील दे दी, मगर उसके सरबराह ने खुद क्या कहा ये भी ज़रा सुनिए। JIT बनी है अंडर ATA एक्ट और उसमें 30 डेज जो है वो पीरियड है कंक्लूड करने का, कोर्ट में चलान सबमिट करने। साइंटिफिक एविडेंस है, असल वो चीज़ बताए कि बयान तो लोग जो है वो हर तरह के आ सकते हैं। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकते हैं कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। CTD के जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे वो कस्टडी में है, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, लेकिन ये कि कस्टडी। अच्छा, आपने सुना अब जो JIT के हेड हैं वो कितना इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं जो फोरेंसिक एविडेंस है, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट को भी भरपूर तरीके से टैंपर करने की कोशिश की जा चुकी है, वो टैंपर हो चुकी है, जिस पर आगे चल के हम तफसील में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ से हमें ज़राए क्या क्या बता रहे हैं एज़ फार एज़ जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे, एक तरफ ये टैंपरिंग है तो दूसरी तरफ सियासतदान भी अपने फैसले जो है वो टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने जैसे तैसे शहबाज शरीफ को PSG का चेयरमैन तो बना दिया, मगर अब शायद इस फैसले पर भी यू टर्न लेना चाह रहे हैं। वफाक में शेख रशीद और पंजाब में फयाजुल हसन चौहान साहब PSC चेयरमैनशिप से मुताल्लिक जज्बाती बयानात दे रहे हैं। पार्लियामेंट को सियासी अखाड़ा बनाने की ये अमल जो है ये क्या गुल खिलाएगा, इस तनाजुर में न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से आज हम 2 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, सानिया साहिवाल की तफ्तीश पर कौन असर अंदाज होने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 2, PSG को सियासी अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नूर आलम साहब, सेनेटर सलीम ज़िया साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है, पलवशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ जो है वो मौजूद है, और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जो खलील फैमिली के जो लॉयर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का अगर आगाज़ बैरिस्टर साहब से करूँ, क्या बैरिस्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? जी, बैर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बैर साहब मुझे ये बताइए कि पहले तो जब पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात हुई थी पंजाब हुकूमत के लोगों के साथ और आज भी आप जो है वो JIT से मिलकर आए, तो पहले बता दीजिए कि आज क्या बात हुई, फिर मैं ज़रा बात करूंगी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बने थे फिर वो टूटे। आज क्या कोई आपको आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी कोई तशफ़ी हुई है, कोई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ज़रा उस पर अगर बता दीजिए। जी मारिया, दरअसल आज की जो मुलाकात थी उसका मकसद ये नहीं था कि JIT ने हमें किसी किस्म के लूप में लेना है, कॉन्फिडेंस में लेना है। बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो विक्टिम फैमिली थी इनको JIT ने कहा था कि अगर आप खुद से कोई शवाहिद, सबूत, एविडेंस किसी भी नौयत का जमा कराना चाहते हैं JIT के साथ तफ्तीश में तो आप वो दे दें। तो हमने अपनी तरफ से इस वाक़े की जो चश्मदीद गवाहान की तरफ से मुख्तलिफ वीडियो जो कि अपलोड की हुई थी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और कुछ फोटोज थी, तकरीबन 12 के करीब वीडियोज और 6 के करीब फोटोज थी,
وہ ہم نے آج JIT کو جمع کرائی ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک فرد مقبوض کی دی ہے. اس وجہ سے ٹو بی آن دا سیفر سائڈ کہ اگر JIT کسی ایسی امپورٹنٹ ویڈیو کو مس کر جاتی ہے تو ہماری طرف سے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو میٹنگ تھی اس میں جو چشمدید گواہان 3 بچے جو سروائیورز ہیں عمیر، منیبہ اور ہادیہ، ان کے 161 کے سٹیٹمنٹس کے بھائیوں کے سٹیٹمنٹس کے تھے 161 کے. اور اس بار ہم نے جو بھی ایویڈنس ہم خود سے گیدر کر سکتے تھے، حالانکہ بنیادی طور پہ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے اور ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں وکٹم فیملی کی نسبت. ان کے پاس ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، ان کا پروفیشن ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہے، انہیں کرنا چاہیے. لیکن اپنے تئیں جو بھی کر سکتی ہے وکٹم فیملی وہ کرے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو آپ کا جو ہے آپ کی آج کی میٹنگ کا آپ نے بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ ویورز کو بھی ذرا یہ بتائیں کہ جو اس وقت پنجاب فورینزک سائنس اتھارٹی سے جو ذرائع کے تھرو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی پنجاب پولیس کی جانب سے 100 گولیوں کے خول جو ہیں وہ فورینزک ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گئے تھے. اب پنجاب پولیس نے 4 سب مشین گنز اور 2 MM پستول بھی بھیجی تھی. فورینزک ڈپارٹمنٹ میں ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بھجوائے گئے خول ان ہتھیاروں سے چلے ہی نہیں. یہ ان ہتھیاروں کے جو ہیں وہ خول ہیں ہی نہیں، یہ ذرائع کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب مشین گن اور 9 MM کی جو پستول ہے اس کا بھجوانے کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ وہ واقع میں استعمال ہی نہیں ہوئے. اب جو خول بھجوائے جا رہے ہیں، جو ہتھیار بھجوائے جا رہے ہیں، وہ اس واقع میں استعمال نہیں ہوئے. ساتھ ہی ساتھ پنجاب پولیس نے ایک پک اپ بھی فورینزک ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی ہے. فورینزک ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق کا کہنا ہے کہ یہ پک اپ گاڑی ٹرک پر لوڈ کر کے بھجوائی گئی. اچھا، اب یہ ٹرک پر لوڈ کر کے بھجوائی گئی، لیکن جب ثانیہ سائیوال کی ویڈیوز جو سامنے آئی تھیں اس میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ یہ گاڑی خود جو ہے وہ چل رہی تھی، یہ چلتی حالت میں گاڑی نظر آ رہی تھی. فورینزک ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق پولیس پک اپ پر لگنے والی گولیاں بھی پولیس نے خود فائر کی ہیں. فورینزک ڈپارٹمنٹ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مقتولین کی گاڑی پر مختلف اطراف سے 4 گولیاں فائر کی گئی تھیں. ذرائع کے مطابق اگر مقتولین کی گاڑی چل رہی تھی تو ایسا بھی ممکن نہیں تھا. اب بیر صاحب ہمارے سامنے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. نور عالم صاحب میرے ساتھ ہیں. نور صاحب، جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں اینڈ فرام دا گیٹ کو آپ نے دیکھا بدلتے بیانات، 3 FIRs، ڈفرنٹ نمبر پلیٹس، اور اب یہ کہ ایویڈنس جو ہے کس طرح ٹیمپر ہو رہا ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. آپ کو یاد ہے جو کرائم سین تھا اس کو بھی پرزرو نہیں کیا گیا. کتنی دیر تک جو ہے وہ 10 دن سے وقت گزر گیا تھا اور اس کے بعد سارے جو ایویڈنس ہے وہ PFSA کے پاس گئی. ایسے میں اس JIT کی کیا کریڈیبلٹی رہتی ہے؟ مطلب ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، آئی ایم ناٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سب سے پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہوا، بیکاز اگر کوئی یہ ایکسکیوز کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد تھے تو وی ہیو اے ملٹری کورٹس بھی ہے ہمارے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا یہ ایسے نہیں ہے بالکل، اور ایسے نہ چل سکتا ہے. اس لیے اگر کسی نے یہ سوچا ہے تو اس لحاظ سے تو بالکل یہ غلط ہوگا ان کا، کیونکہ یہ اب ایسے وقت نہیں ہے. میڈیا بھی ہے اور عدالتیں ہماری ہیں، اور میرے خیال میں اس میٹر میں اگر کوئی بھی وہ ہوگا تو جو بھی انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو، ان کے سارے ہیڈز جو ہیں اس میں لک آفٹر کریں گے، اور کوئی ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ جو ٹیمپر کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں، میڈیا اب ایسے ہے کہ کوئی چھپا نہیں سکتا. یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں اور پولیس کرتی تھی، اور شاید اب بھی کرتی ہو، کیونکہ ان کی عادت جو ہے وہ ابھی بھی خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ اکثر بے گناہوں کو گولی مار دیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم اگر آج ان بے گناہوں کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور ہم یہ سوچیں گے کہ کیونکہ ہم حکومت میں ہیں، اور جو بھی اگر ایسے کرمنلز جو انسٹیٹیوشنز میں ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز یا پاکستان کو یا اس وردی کو بدنام کر رہے ہیں،
تو ان کی وجہ سے مطلب یہ تو ہم نہیں کر سکتے, میں تو نہیں کر سکتا, پوری انسٹیٹیوشن کو تو نہیں بدنام کر سکتے. ایبسلیوٹلی. پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں, سی ٹی ڈی میں بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, لیکن یہ ایسے کرمنل ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بیٹا یا وہ, اور یا جس کو ویسے آپ نہیں مار سکتے, یہ تو ان کو اگر سی ٹی لوکنگ ایٹ آل آف دس کاؤنٹر ٹیررزم یہ ٹیمپر ہوا ہے, اور اس ایویڈنس کی جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کیا رہتی ہے؟ اگر انہوں نے 9mm یا وہ دیا, کیونکہ اس وقت وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی, اس میں کلاشنکوف تھے, there was no MP5, no 9mm یا جو, کیونکہ جو وونڈ ہوتا ہے نا, جو ہم کیونکہ پشاور میں ہم نے خودکش سے لے کر ہمیں, کیونکہ ہمارے وہاں پہ روزانہ 150 اور 200 اور 50 یا 60 لوگ شہید ہوتے تھے. جس وقت 2008 میں بھی میں نہیں تھا, تو اس وقت تو بہت روزانہ, تو ہمیں پتہ تھا کہ کیا چیز کیسے ہوتی ہے. تو یہ جو خول جو لگے تھے, یہ گولیاں لگی تھی, وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب انہوں نے وہ جو بچوں کو اٹھایا, تو اس وقت ان کے ساتھ کلاشنکوفز تھے, اور کسی نے بھی 9mm کی پسٹل نہیں پکڑی تھی. تو خیر اس لحاظ سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, چاہے وہ سینٹر میں ہو, چاہے وہ صوبے میں ہو, کوئی غفلت, کوئی بھی افسر جو بھی ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرے گا, تو انشاءاللہ یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کم از کم اس افسر کو بھی برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا جو FIR ہے اس میں گاڑی کے نمبر 3 ڈیفرنٹ جو ہیں وہ دیے گئے, وہ بھی مقتولین کے. ورثہ نے یہ کہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی جو ویڈیو ٹول پلازے پہ ہے, لیٹس سے یہ شاید اس وجہ سے, کیونکہ یہ اکثر جو نمبرز چینج کرنے کا ہوتا ہے. ان کے جو پنجاب گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے IG آفس سے, DIG آفس سے خود یہ موصول ہوئی ہے, تو کس طرح ٹیمپر ہو گئی, دیٹ آلسو ریمینس ٹو بی سین. LER 6663 پہلی میں, LER 6683 سیکنڈ میں, LEA 6683 تیسری میں جو ہے وہ دی گئی. اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق اور پروفیشنلزم یہاں کہاں جاتی ہے؟ آبویسلی میلیفائڈ انٹینٹ تو نظر آتا ہے. پلوشہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. پلوشہ صاحبہ, جس طرح بھی خبریں آ رہی ہیں ساری, اور خبریں اب کوئی کسی سے چھپ نہیں رہی چیزیں کہ کس طرح ایویڈنس ٹیمپر ہو چکا ہے, اور یہ ابھی نہیں ہو رہا, یہ گیٹ گو سے چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. کرائم سین پرزرو نہیں ہوا, پہلے بھی خول جو ہیں وہ نہیں بھجوائے گئے, گاڑی کتنی دیر نہیں بھجوائی گئی. اب اس JIT کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ اب اس کو کیا کہا جائے, ہم اس پر اتنا ماتم کر چکے ہیں, مگر پھر بھی اگر انصاف جو ہے وہ ان لوگوں سے دور ہو, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک لوور مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی ایک استطاعت بھی ہوگی وکیلوں تک پہنچ کی, اور پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. لیکن میں آپ کو صرف انڈین سپریم کورٹ کی ایک رولنگ, جو پہلے بھی میں کچھ پروگرامز میں کہہ چکی ہوں, بٹ آئی آلویز وانٹ ٹو کوٹ اٹ, جب یہ انسیڈنٹ سامنے آتا ہے, کہ 2017 میں شاید انڈین سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو سڑک کے آوارہ جو کتے ہوتے ہیں, ان کو آپ اس طرح قتل نہیں کر سکتے, ان کی جان نہیں لے سکتے, ان کا بھی حق ہے زندگی پر. لہٰذا ہم اب جس ملک کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے, اور وہاں یہاں جو وہ ہمیں جو وہاں ٹیچنگز وہاں سے مل رہی ہیں, وہاں جو عزت ایک سپریم کورٹ ان کی جانور کو دے رہا ہے, ہم ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے مجھے افسوس ہے کہ یہاں انسانوں کو وہ حق نہیں حاصل جو وہاں شاید جانوروں کو حاصل ہے. اب یہ نور عالم صاحب نے بالکل صحیح بات کی, ان کو زیادہ علم ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بالکل ایسے ہی واقعات اکثر ہوتے رہے ہیں, اور ان کو نظر بھی آ رہا ہوگا کیا اسلحہ یوز کیا گیا ہے. میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتی اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, لیکن یہ ایک دن دہاڑے کا واقعہ ہے, اور دن دہاڑے میں وہ سب کے سامنے وہ لوگ قتل ہوئے. اور اس کے بعد مجھے جو اعتراض ہے کہ ان کے چند وزراء نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا, یعنی اس ماں کو کہا گیا ہیومن شیلڈ,
वो माँ ह्यूमन शील्ड ज़रूर थी, लेकिन वो अपने बच्चों को बचा रही थी। अभी कल परसों ही मैंने उस बच्चे की बात सुनी कि उस बच्चे का जो बाप था वो कहने लगा मरने से पहले वो मुझे शील्ड करता रहा और माँ जो थी वो अपनी बच्चियों को शील्ड करती। बताइए, इससे ज़्यादा दुख की और अफसोस की और मतलब ऐसे वाक़े को बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब यहाँ जो हैं वो औलाद वाले हैं, और एक 13 साल की बच्ची का कितना जिस्म होगा मारिया, जिस पर 6 गोलियां मारी गई। और वो जो उसका भाई है वो बता रहा था कि वो उसने नदीम मलिक साहब के शो में बताया कि वो जब बाहर निकाला उसे तो वो सांसें ले रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सांसें ले रही है और शायद वो पहचान सके बाद में, तो उसे दोबारा धकेला गया अंदर और उसकी गोलियां आंखों में मारी गईं। मुझे बताइए कि जहाँ ये सब हो और हज़म हो जाए, फिर वहाँ खुदा का कहर ना आए तो क्या हो, आप बताइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नूर आलम साहब जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूँकि इनकी अपनी भी एक ट्वीट है केपी के पुलिस के हवाले से, लिहाजा वो मैंने पढ़ी और मैंने अप्रिसिएट भी की कि इन्होंने सच लिखा कि केपी के में भी हालात ऐसे नहीं हैं जो क्लेम किया जाता है पुलिस के। इनके साथ खुद शायद कोई इंसिडेंट हुआ था, ये बता सकेंगे आपको बेहतर। लेकिन मामलात ये हैं कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही एक सियासी हुकूमत क्यों शील्ड करेगी ऐसे लोगों को, मतलब इसका क्या सियासी फायदा क्या हो सकता है? अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन आई भी थी या उनमें से एक मान लिया जाए कि कोई टेररिस्ट भी था, तो आप उसके बदले में मासूमों को मार देंगे? मतलब आपके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप एक चलती गाड़ी को रोक सकें, उसकी छोटी सी गाड़ी को रोक सकें, और उसके बावजूद आपके वुज़रा बैठ के कहें कि आप पता नहीं कितने करोड़ ले लें। मैं कहती हूँ कि आप जो वुज़रा ये कह रहे थे, आप उससे 100 से ज़रब दें उस अमाउंट को, और उन्हें कहें कि क्या वो तैयार है इस किस्म के वाक़ये के लिए अपने और अपने खानदान के साथ ऐसी बात करते हुए, मतलब उनके रोंगटे भी खड़े नहीं होते। 100% अग्री विद यू। मुझे जरा सलीम साहब की तरफ इसलिए कि अब ये इसको अब मनो मिट्टी तले दफन किया जाएगा, जैसे वो दफन हो गए गरीब लोग, इसी तरह ये JIT भी दफन हो जाएगी। आप देखेंगी कि यहाँ मुझे तो नहीं नजर आता कि इसमें से कुछ निकले। जी, सेनेटर साहब की जाने जाऊंगी। सेनेटर साहब, एक तो मतलब इस वक्त जनरल परसेप्शन यही है कि कुछ नहीं होगा, JIT तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। जब बुलाया गया स्टैंडिंग कमेटी में भी बुलाया गया, तो उसमें भी कुलसूम परवीन साहिबा ने कहा जी बेनज़ीर के कातिलों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो आप किस तरह इंसाफ ले सकेंगे? सो जनरल परसेप्शन यही है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? और जैसे नूर साहब वेरी राइटफुली सेड कि एक या कुछ लोगों की इस हरकत की वजह से पूरा इदारा जो है वो बदनाम हो जाता है। लेकिन ये साल से चलता आ रहा है, एक तरीका चलता आ रहा है कि इसी तरह चलता रहेगा, हम कहें कि कोई तब्दीली, कोई चेंज, कुछ नहीं आएगा? डॉक्टर मारिया साहब, बात यह है कि जो वाक़या है वो तो इस कदर हौलनाक है, और जैसे कि भी थोड़ी सी तफसील प्रोफेसर साहिबा ने जिस अंदाज में बताई है, उसके बाद तो यकीनी तौर पर आदमी का दिल बिल्कुल खून के आंसू रोता है। इसका तदारुक के लिए लाजमी तौर पर बहुत कुछ होना बाकी है जी। और मैं देख रहा था, मैं नूर आलम साहब की बात सुन रहा था, कम से कम ये तसल्ली हुई कि इन जैसे भी लोग मौजूद हैं हमारे PTI में जो एक रहम दिल रखते हैं और एक मुस्बत सोच रखते हैं। लेकिन इनके बहुत सारे वुज़रा ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही बेहिसी का मुजाहरा करते हुए बड़े अजीब व गरीब बयानात दिए, बिल्कुल, और अभी भी वो देते जा रहे हैं इसी हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि यकीनी तौर पर जिस तरह आपने फरमाया कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये इस चीज़ को रुकना चाहिए, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कानून नए बनाने की जरूरत नहीं है, कानून पहले से बहुत मौजूद है, इम्प्लीमेंट ही कर लें सर। उन पर अमलदारी की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा नूर आलम साहब ने कि ये फोर्स एज ए होल बेहतर है, ठीक है, मगर ये जो चंद काली भेड़े हैं सही, इनको यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इनको निकालना चाहिए, इनको ट्रेस करना चाहिए। इनके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, और ये सेनेटर साहब सिर्फ वो नहीं, कारिंदे नहीं, जो पीछे से ऑर्डर दे रहे होते हैं उनका भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ये कारिंदे तो बेचारे जो है प्यादे हैं, उनका क्या फायदा? हाँ जी जी जी।
उनको भी पकड़ना चाहिए और इनके लिए कोई मिसाली सजाएं दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये चीजें जैसे हो रही हैं इसमें तो लगता है कि जंगल का कानून है यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल, और गरीब होना जो है वो बहुत बड़ा जुर्म बन गया है इस माशरे में। गरीब होना तो मेरा नहीं ख्याल, मुर्तजा भुट्टो साहब का हमारे सामने जो है वो एक इंसिडेंट मौजूद है। वो ना गरीब थे, पावरफुल फैमिली भी पावरफुल, खुद भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के भाई, बट यू नो चीजें इस तरह की हैं। अब मेरा ख्याल है इस मुल्क में ये लॉलेसनेस जो है वो चल रही है, साल से जो है वो चलती आ रही है। बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगी। बैरिस्टर साहब मुझे अच्छा, एहतशाम साहब हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन नूर साहब अब आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं इसमें जो है वो आगे जाके जुडिशल कमीशन बननी चाहिए? क्या आप बनाएंगे? अब आप देख रहे हैं किस तरह एविडेंस टैंपर हो चुका है, क्या आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे? फेडरल हुकूमत के पास इख्तियार है? देखिए 18th अमेंडमेंट के नीचे तो हम, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा कर नहीं सकती। अब वो दौर नहीं है कि नहीं, लेकिन कानूनी राय में ली गई तो कहा दोनों के पास इस्तकात मौजूद है, फेडरल के पास भी और आपके पास भी है। लेकिन वो ये है कि अगर ये जब सबमिशन करेंगे, जब पेपर सबमिट करेंगे या जो भी इनका रिपोर्ट होगा उस पर आप फिर भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे पलवा शाह बीबी कहती हैं कि बिल्कुल मैंने ट्वीट किया था और मैं अब भी कहता हूँ कि कोई भी चीज़ मिसाली नहीं होती, उसको मिसाली बनानी पड़ती है और वो ऐसे ही बंदे होते हैं जब हम इनमें इन इदारों में जो काले बेड़ियाँ जो माफिया बन चुके हैं कुछ लोग, मैं ये कहता हूँ और मैं इससे अपने स्टैंड से अपनी बात से पीछे नहीं हटता हूँ कि प्रॉपर्टी बिजनेस हो, वो उजरत में बंदे को मारना हो, ये सब हैं। और इस चीज़ में उन काली बेड़ियों की वजह से हमारी चाहे पुलिस हो या कोई और वो हो, उसमें मैंने बाकायदा उस दिन, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैंने उसमें उस दिन वो इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी को मैंने कहा आपकी कितनी फोर्स है और आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ने के लिए। सो बेसिकली वो मैकेनिज्म ही नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे बयान नहीं दिया, तो ये चीज़ें बदकिस्मती सी हैं। हाँ, तो कोई किसी ने, क्योंकि हर एक यहाँ पे एक अशराफिया गया, और मैं पलवा शाह बीबी को एक बात बताता हूँ, ये गरीब की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी शरीफ बंदा है उसका यही हाल होता है। तो अल्लाह हम सब पे रहम करेगा इंशाल्लाह, अगर वी ऑल वर्क टुगेदर, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री एंड वी कैन नॉट लीव दिस कंट्री, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑल फॉर दिस कंट्री। वो पार्टीज का ठीक है, वो सियासत हम सब लोग करते हैं, लेकिन मुल्क, क्योंकि ना तो मैं पाकिस्तान छोड़ सकता हूँ ना आप लोग छोड़ सकते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और उम्मीद करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले ये आपको ज़रूर बता दें, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये चीज़ें टैंपर हो रही हैं तो पीटीआई की हुकूमत से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं। अब तक जो पहली एफआईआर थी जिसमें चारों को, जो खलील ख़ानदान था उसको भी दहशतगर्द करार दिया गया था, अब तक वो भी जो है वो क्वाश नहीं हुई है। तो इससे मैलिफाइड इंटेंट तो नज़र आता है, बट लेट्स होपिंग अगेंस्ट होप कि इस दफ़ा जस्टिस डज प्रिवेल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो पीएससी के मामला पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि पीएससी के जो मामलात हैं वो भी कुछ सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। और अब जो इस वक्त नई डिबेट चल पड़ी है शेख रशीद साहब के मामले को लेकर, तो उस पर अब आज शहरी रहमान साहिबा ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लेते हैं और फिर ज़रा नूर आलम साहब से पूछते हैं हो क्या रहा है पीएससी में। पीटीआई की अपनी जमात कुछ और कह रही है, स्पीकर कुछ और कह रहे हैं, तो ये मैं समझती हूँ बेमाने सी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है। पीएससी नंबर 1 एक सियासी अखाड़ा नहीं बन सकता। आपका जहन अब क्यों बदला है? पहले क्यों नहीं था, अब क्यों बदला है? बीच में क्या हुआ है? ये मूड बिगाड़ने और मूड उछाड़ने से नहीं हुकूमतें चलती हैं। नूर आलम साहब, आप पीएससी के मेंबर भी हैं, अब इस वक्त चीज़ें चल रही हैं जिस तरह चल रही हैं और ये डिसाइड भी हो गया, सब कमेटी होगी, जो पीएमएलएन से मुंसलिक चीज़ें होंगी वो सब कमेटी देखेगी, शहबाज शरीफ साहब साइड पे हो जाएंगे। व्हाई दिस चेंज ऑफ मूड? लगता है कि एक डिलिबरेट कोशिश है इसको अखाड़ा बनाए रखने की।
کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں اکھاڑا تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے سٹانس ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس بندے پہ کیسز ہوں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا کرپشن یا چارجز ہوں، وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ اگر پارٹی کا حکم ہوا تو ڈیفینیٹلی وی ول ووٹ اینڈ وی ول ووٹ اگینسٹ، وہ تو اس میں تو کوئی پھر وہ یہ سیکنڈ اوپینین ہے نہیں. مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب ہمارے ایل آئی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز، ہمارے لیڈر عمران خان ہیں اور اسپیکر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں. دونوں نے جو بھی ڈیسیجن کیا تھا وہ واز رائٹلی سو. اگر ایسے لگا جہاں پہ اگر ایویڈنس یا جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، میں صاحب اس لیے کہتا ہوں کہ عمر میں زیادہ ہیں اور وہ ہیں، کہنا بھی چاہیے سر، تہذیب ٹھیک ہے. بالکل جی. I don't want to get personal with anyone. I'm here to defend Pakistan and وہ. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اگر وہ کرپشن کو یا جو اپنے جو چارجز ہیں اس پہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی بھی پاکستان تحریک انصاف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اگر ایک بندہ غلط کام، میں نے آپ کو شروع سے جو ایک وہ پی ٹی آئی کا موقف ہمارا یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف، ہمیں لوگوں نے ووٹ بھی اسے پہ دیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش جو کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں ابھی میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا بیر میں، وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو وہاں پہ ریمانڈ پہ جو کہتے ہیں، جوڈیشل ریمانڈ تو نہیں ہے، ریمانڈ ہے، اور اس میں وہ باقاعدہ پیشیاں نہیں ہو رہے ہیں، اور he comes to the parliament. بالکل ٹھیک ہے، fine as a parliamentarian in parliament وہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ آتے ہیں. ورنہ ویسے مسلم لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی والے شہری رحمان صاحبہ کو پتہ ہے، اور ہماری میں تو آنٹی کہتا ہوں، اوپنلی ٹیلی ویژن پہ بھی کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی والوں کو گرفتار کیا جاتا تھا تو مسلم لیگ والے نہیں چھوڑتے تھے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں موسم خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں. ہم اکھاڑا نہیں بنانا چاہتے. اکھاڑا یہ ایک سین کریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا را اس میں وہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. I tell you, I don't follow Sheikh Rashid. I follow Imran Khan. And I tell you, we regard Speaker Saab. Nobody has the right to talk against Speaker or any Pakistan Tehreek Insaf MNA. Agreed. My question. We don't take these kind of. لیکن ان کو ظاہر ہے یہ کہیں سے جو ہے یہ پاور تو آ رہی ہے ان کی. نہیں وہ صحیح ہے. He has the right. وہ opinion ان کا اپنا ہے. لیکن اگر عمران خان کہیں گے بالکل we will change. اگر عمران خان کہیں گے کیونکہ he is the party chairman پاکستان تحریک انصاف. عمران خان صاحب کہیں گے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، پراپر پروسیجر فالو کریں. لیکن میرا یہاں پہ سوال ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں پی ایس سی کے فورم کو پیشیوں سے بچنے کے لیے، تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جو پی ایس سی کا اسکیجول جاتا ہے وہ 7 دن پہلے آپ کو بھیجنا ہوتا ہے. اگر ارجنٹ کچھ ہو 3 دن پہلے آپ بھیجتے ہیں، اور اگر اسپیکر کو لگے وہ فالو نہیں ہو رہا تو میٹنگ کینسل کر دیں. دیکھیں ہم نے ابھی کیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے باقاعدہ پی ایس سی کے ایک انہوں نے میرے ساتھ اسکیجول ہے پورا، اور میں آپ کو ایک پورا منتھلی تو بجائے اس کے کہ اسپیکر صاحب یہ کام کریں، یہ اکھاڑا تو نہ بنائیں نا سر. ہم نے اکھاڑا نہیں بنایا. اکھاڑا تو بنا رہے شیخ رشید صاحب کو بھیج کے. نہیں شیخ رشید صاحب پہلے تو جا کیسے سکتے ہیں ایز اے منسٹر، ہاؤ کین ہی گو، دیر از نو پریسیڈنس. میں اس پہ کچھ جب تک وہ ممبر نہیں بنے ہوں تو میں اس کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لیٹر تھمایا. بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں. جب ریزائن کریں گے تو شاید میرے خیال میں پھر بنیں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ویسے شاید بنے. آئی ڈونٹ نو. خان صاحب کوئی غلط مشورے کون دے رہا ہے ویسے؟ دیکھیں عمران خان غلط مشوروں پہ نہیں چلتا اور نہ وہ ایسے بندہ ہے. لیکن میں خالی اس بندے میں جو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی ویوز ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے. ان کا نشان بلہ یا بیٹ نہیں تھا، ان کا نشان تھا انک پاٹ.
तो इंक पॉट पे वो लड़े हैं, that says a lot, but पलवशा साहिबा की तरफ जाती हूँ। पलवशा साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये जो अखाड़ा बना के रखना है ये क्या है, ताकि दिखाने को इस वक्त शायद कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद उस वजह से जो है ये पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहे, अवाम इसी में लगी रहे कि इमरान खान ने शेख रशीद को भेज दिया, शेख रशीद ने ये कह दिया, आज 40 लोग अंदर होंगे। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं चाह रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, अब ये अगर मैं थ्योरी बाय करूं कि जी ये इस तरीके से टेंशन डाइवर्ट होती है, तो मैं समझती हूँ ये हो नहीं सकता, क्योंकि भूख सबको लगती है, बिल्स सब ने देने होते हैं और ख़रीदारी सब ने करनी होती है, खाना सब ने होता है। बिल्स नहीं देंगे तो गैस कटेगी, बिजली कटेगी, ये तमाम मामलात वो हैं जो रोज़ाना होने हैं। लिहाजा आप जितनी मर्ज़ी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लोगों को ये याद आता रहेगा कि वो भूखे हैं, कि महंगाई कितनी है, कि बिल्स कहाँ हैं, कि डॉलर की रुपये की डिवैल्यूएशन कहाँ है, कि हर चीज़ में क्या इजाफा है होश रब्बा महंगाई का। लिहाजा डाइवर्ट करने की स्ट्रैटेजी कोई सियासी हुकूमत अगर चलाना भी चाहे तो कितने दिन चलेगी, मतलब ये तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन मुझे एक बात का समझ नहीं आई, चलें ये भी मान लेते हैं, हालांकि इनके अपने वज़ीर आज़म पर भी नैब के केस हैं, फिर वो मालम जब्बा वाला केस, अगर इस रूल से जाएं तो बहुत से लोग आउट हो जाते हैं एकदम से हर किस्म के पब्लिक ओहदे रखने से। और पीएसी तो एक पार्लियामेंट की कमेटी है, तो बड़े बड़े ओहदे हैं जिनकी एग्जेक्टिव पावर्स हैं। बात असल ये है कि चलें ये भी मान लेते हैं कि उन पर नैब के केसेस थे और उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो फिर हमें ये पूछने का हक ज़रूर है कि ये फ़ैसला जो किया गया उस वक़्त कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है, तो ये फैसला जाहिर है कहीं सोच समझ के किया गया होगा, कोई इनका बॉडी होगी जहाँ इमरान खान साहब की मीटिंग हुई थी किसी और ये फैसला के साथ, और उसके बाद जो अगले दिन कहीं भी हुई थी, लेट अस सपोज कहीं इनकी अपनी इंटरनल थी, कहीं इनकी डिस्कशन थी जी, कहीं भी फैसला हुआ एट द वेरी टॉप लेवल, उधर से कोई जाहिर है हाँ हुई और फिर ये फैसला हुआ। अब बताइए इसका क्या मतलब लिया जाए कि ये फैसला क्या किसी दबाव के तहत हुआ? अब मैं जो कह रही हूँ, आप इफ़ यू रीड इट विद द स्टेटमेंट्स जो कल आई हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से चला जाऊँगा, मैं बनी गला। अब फॉर अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर टू लीव द प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये किस किस्म की मैसेजिंग है या सिग्नल, हम इसको क्या समझें? मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ये सिग्नलिंग है कि वो किसी से नाराज़ हैं जिन्होंने दबाव में ये फैसला कराया पीएसी वाला, और अब उनको ये ख्याल आ रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि फैसले उनके हाथ से बाहर हो रहे हैं। आपको और हमें पता है कि इस मुल्क में ताकत के मराकज़ कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और अगर वो उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में से ये फैसला नहीं हुआ जिसको अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये फैसला कहाँ हुआ ये बताइए। दूसरी बात हमें ये भी बताइए कि जिस तरीके से इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहती हूँ कि एजाज शाह साहब के साथ बल्लोकी में इन्होंने एक जलसा किया जहाँ उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को खूब लताड़ा, और उन्होंने कहा कि 2 NROs हुए, 2 NROs जिसने किए, जनरल मुशर्रफ ने गद्दारी की और ये गद्दारी के ज़ुमरे में आते, इसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जिस आदमी के हल्के में बैठ के ये बात कर रहे हैं वो जनरल मुशर्रफ का सबसे बड़ा आला कार था, वो शख्स था कि जिसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है लिख के गई लेटर में कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कातलों में इनका शुमार किया जाए। वो शख्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि काफ़ी मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी में सच उनका वो किरदार नहीं, लेकिन उन्होंने भी उसको लेने से एज एम्बेसडर रिफ्यूज किया। वो शख्स है जो इतने कंट्रोवर्शियल है कि उनके ऊपर आपको पता है कॉम्प्रोमाइजेस तो काफी करने पड़े ना, वो तो आपको पता है कॉम्प्रोमाइजेस काफी करने पड़े। शेख रशीद साहब एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वहाँ खड़े होकर आप अगर जनरल मुशर्रफ को बातें सुना रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि जनरल मुशर्रफ भी ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी हयात हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझसे 100 सीट्स उसी NRO के बाद जो उन्होंने नवाज शरीफ को मांगने आए, हमने अंदाजा लगाया कि 4 सीट्स हैं, हम उन्हें 8 देने को तैयार थे लेकिन वो 100 पे। चले मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सलीम ज़िया साहब की जानिब भी जाऊँगी। और जो ये कहा जा रहा है शेख रशीद साहब की जानिब से कि अगर कुछ दिन में ना डिसाइड हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इससे पार्लियामेंट किस हद तक अंडरमाइन हो रही है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर साहब की जानब जाऊंगी। सेनेटर साहब, अब शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लेके जा रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर वो सुनवा सकें कि उनका क्या कहना था, वो भी ज़रा सुन लेते हैं, फिर आगे इस पे भी सेनेटर साहब से पूछती हूँ। मुझे इमरान खान ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी में लगाना हमारी गलती थी। आप ठीक थे, हम गलती पे थे, हमसे ये गलती सरजद हुई है। मेरे पास 2-3 दोस्त आए, उन्होंने मुझको मजबूर किया, और सोमवार को इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये कह रहा हूँ, सोमवार या मंगल को मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दूंगा। स्पीकर साहब के कुछ मेरे बारे में रिजर्वेशन है, तो मुझे नहीं पता क्या रिजर्वेशन है, लेकिन उनके बारे में भी हुकूमत में सर्टन रिजर्वेशन है जो कि मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी जो है इसको खारिज कर चुका है? इसी तरह की एक जो है वो पिटिशन गया था, खारिज हो चुका है। अब पार्लियामेंट में लाएं, अगर इसको डिबेट करना है, नो कॉन्फिडेंस लाएं, इसका मतलब अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो साथ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास और कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल मामलात ही जो है वो संभालता रहे और आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते रहें, हर चीज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर डिबेट बार बार भी हो सकती है, मगर कई कोर चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिबेट जिन पर फैसले हो जाएं उन पर फिर हमें रुक जाना चाहिए। और ये एक बड़ा संगीन मामला था, संगीन इशू बन गया था, और फिर बहुत एमिकेबली कोई भी वजूहात थी, कौन कौन उसमें अनासर शामिल थे, एक बेहतर अंदाज में जो क्राइसिस मची हुई थी, जो एक बहुत ही गुमगुम की सूरत हाल थी, उसको ख़त्म करने में बेहतरी मिली और शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन बना दिया गया। वो ख़ुद तो बन नहीं गए, ज़ाहिर है, मुशावरत से हुआ और सबसे हुआ और यूनानिमस हो गया। मैं समझता हूँ कि देखें ना, ये अब इतनी बड़ी पोजीशन है, इसके लिए अब सेकंड थॉट्स होना विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत कमज़ोरी नज़र आती है हमें, कि ये तो मतलब ये फिर किस तरह की हुकूमत चलाना चाहते हैं, किस तरह की हुकूमत हो रही है कि अभी फैसला हुआ है और अभी हटाना चाहते हैं। मगर हैविंग सेड ऑल दिस, इसमें जो असल जो मैं समझता हूँ कि जो किरदार नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं वो हमारे मोहतरम रशीद साहब हैं, शेख रशीद साहब। ठीक वो बनना चाहते हैं मेंबर बनना चाहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो तो कई दफ़ा पहले वज़ीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से वज़ीर भी बनते रहे, वो नहीं बन सकते। अग्रीड, ठीक है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनकी जो आप जो अच्छा, उनके पास तो वो तो वन मैन पार्टी हैं, अब उनकी न्यूसेंस वैल्यू एक है, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ भी उनको बर्दाश्त करती है, उसको लेके चल रही है। नूर साहब से भी जरा जवाब ले लूं, नूर साहब से भी जरा जवाब ले लूं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि ये जो शेख रशीद साहब हैं, इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए, और जो संजीदा अनासर हैं दोनों तरफ के, तीनों तरफ के, वो मिलकर को फैसला करें। ठीक है, क्योंकि शेख रशीद साहब तो चाहते हैं कि हल्ला गुल्ला हो जाए, कुछ और मच जाए, किसी तरह वो पिक्चर में रहे, किसी तरह वो मीडिया में रहे। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब की कंसेंट से जा रहे हैं? खान साहब ने ये भी अभी तक तो ऐसे हमारी पार्टी में कोई इंडिकेशंस नहीं है, ना हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में ऐसे कोई बात हुई है। लेकिन जहाँ तक ये है, मैं शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में देखें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन एक हमारी अपनी कौमी असम्बली हमारी अपनी है, फिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और भी हमारी अपनी है, मेरे ख्याल में इसको हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और मॉरली मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, मॉरली, क्योंकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, आई बिलीव एंड माई रिक्वेस्ट विल बी दैट he should resign from the public accounts committee and कोई बुरी बात नहीं, कोई और हो जाए। पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे, देखिए नहीं मैं उस लिहाज से कहता हूँ, जस्ट वो जो उस लिहाज से, वरना जो है देखें, अगर मैंने आपको बताया ना कि ये इस चीज के लिए इन्होंने लिया, तो उसके लिए भी हमारे साथ चले वो नंबर्स हैं, नो कॉन्फिडेंस ले आए, उसका एक प्रॉपर फॉलो करें, स्पीकर साहब से कहें PSC कैंसिल किया करें, लेकिन ये अब करना, पहले बना दिया फिर आपने हटा दिया, उससे लगता है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है, मुझे क्लोज करना है, मुझे बिल्कुल नूर आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, फलवाशा साहिबा और सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।